ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम अपने सवालों का सिलसिला फिर से शुरू करेंगे। मैम ये बताइए, स्पंदन किस तरह के सभी लोगों की मदद कर रहा है? कैंसर पीड़ितों के अलावा क्या किसी और रोग से पीड़ित लोगों की मदद कर रहा है? सिर्फ कैंसर पीड़ितों की मदद कर रहा है, और कर रहा है तो कैसे कर रहा है मैम? स्पंदन में हमारा काम अगर कहें तो 3 हिस्से में डिवाइड है जी। एक तो शारीरिक, आर्थिक और मानसिक, तीनों तरह की हम मदद देते हैं। फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा हिलता है लोगों का, पर कैंसर का इलाज बहुत महंगा है, इसलिए पूरी तरह से तो हम किसी का इलाज नहीं करा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास भी फंड कम रहता है। लेकिन फिर भी व्यवस्था करते हैं कि जो इंजेक्शन उनको महंगा है वो हम कम करा दें, डॉक्टर की फ़ीस ऑफ करा दें, या उनको ये रास्ता दिखा दें कि उनको कहाँ कराना ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि फाइनेंस एकदम कमज़ोर है तो उनको हम एम्स है, मेकाहारा है, वहाँ हम भेजने, रहना, खाना, ये सब सुविधा देते हैं। और कैंसर की अगर बात करूँ तो भी हम 3 तरह से मदद करते हैं कि कैंसर के पहले, कैंसर के दौरान और कैंसर के बाद ना हो, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो ना हो कैंसर, इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगी, और उसके लिए स्पंदन क्या कर रही है? ना हो इसके लिए ही जागरूकता कार्यक्रम ज़्यादा होते हैं, क्योंकि होने के बाद तो आप डॉक्टर के अंडर में आ जाएंगे, तो वो काउंसलिंग हमारी हॉस्पिटल से चलने लगती है। जी जी। लेकिन जब तक नहीं है तब तक हम समाज में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने ऊपर कितना ध्यान देते हैं। मैम, क्या खान पान और क्या योगा का क्या महत्व है? कैंसर जैसे घातक बीमारी को अब जो बढ़ रहा है, इसके लिए जो योगा है, चाहे खान पान हो, वो कैसा रखना चाहिए? योग और प्राणायाम, ये 2 चीज़ें हमारी सच में आयुर्वेद से निकली हुई चीज़ें हैं, हमारे भारत की चीज़ें हैं, और हम विदेशों के वीडियो देख के सीख रहे हैं। हम जुम्बा करना जानते हैं लेकिन हम योग करना नहीं जानते। यदि हम उनको प्राणायाम बताएं तो वो नहीं समझते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमको अंदर से हील करते हैं। क्योंकि ना बीमारी तब आती है जब आप पहले मन से कमज़ोर होते हैं, मन से कमज़ोर और फिर शरीर से कमज़ोर। तो खान पान 80% आपको ठीक करता है, तो हमको खाना पीना तो देखना ही है, बाहर की चीज़ें ना लें, ये सब। तो आज ये जो चल रहा है बर्गर, पिज्ज़ा, क्या ये सब सच में कैंसर का कारण बनते हैं? बिल्कुल फास्ट फूड बनते हैं, नहीं खाना चाहिए ये सब चीज़ें। खाने की हैबिट, सबसे पहले हमको अपनी दिनचर्या सुधारना चाहिए। जो हम पहले ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता था, 3:30 बजे हम उठते थे, वो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, और आजकल की जनरेशन 3:30 पे सोती है। जी मैम, इस जो कैंसर की लड़ाई, इसमें अध्यात्म का कितना महत्व है, और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है इसके लिए? देखिए, अध्यात्म किसी भी व्यक्ति को ऊपर पहुंचाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप बीमार हो, चाहे मानसिक रूप से कमज़ोर हो, चाहे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो, यदि आप ऊपर नहीं हैं, ऊपर से मतलब मन से साफ ना हो, मन से हल्के ना हो, तो अध्यात्म उसके लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार हमने सुना है कि ऐसे डॉक्टर भी होते हैं जो प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ो, और वो सक्सेस होता दिखा है। तो क्या ये आप लोग भी ऐसा सुझाव देती हैं अपने जो आपके साथ जुड़ते हैं, जो कैंसर पीड़ित लोग होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हम धर्म को भी नहीं जोड़ते। हम कहते हैं एक ऐसी शक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म में हो जी, उस शक्ति की पावर को आप महसूस करें। यहाँ पर अगर डॉक्टर ईश्वर के रूप में है तो आपके ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपके साथ हैं। तो उन दोनों को आप विश्वास के साथ लेकर चले, क्योंकि देखिए, दूसरों पर यदि आप विश्वास करते हैं तो हौसला जरूर टूटता है, लेकिन जब आप खुद पे विश्वास करते हैं तो हौसले का रिकॉर्ड टूटता है। बहुत अच्छी बात बोली है मैम आपने। मैम, एक और सवाल है, बिलासपुर में जो है अगले महीने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल रहा है, तो क्या इससे कैंसर पीड़ितों को एक मदद मिलेगी, या क्या रुझान भी आने वाले हैं इसको लेकर? बहुत ज़रूरी है। आयुष्मान कार्ड का सुविधा यदि हम रायपुर जाकर लेते हैं तो आना जाना रहना बहुत महंगा पड़ जाता है। यहाँ सिम्स में भी है, कैंसर का इलाज सिम्स में भी होता है, पर ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुल रहा है, और ये कैंसर। मैं माफ़ करिए, बीच में रोकना चाहूँगा, फिर लोग क्यों नहीं जा रहे हैं सरकारी अस्पतालों में? क्यों नहीं जा रहे हैं? उनको ऐसा क्यों लगता है सरकारी अस्पताल में जाना बेवकूफ़ी होगी, या वहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ सकता है, वो प्राइवेट की ओर ज़्यादा रुख करते हैं? और ऐसे बीच में लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं फंस के रह जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता, खास करके वैसे लोग जो दूरस्थ ग्रामीण इलाकों से आते हैं। यहीं पे काउंसलिंग की ज़रूरत है कि हम गाइड किससे लें। जी जी। क्योंकि डॉक्टर से मिलना है तो आपको फीस देना है, उस प्रोटोकॉल पे आपको जाना है, और डॉक्टर अपने हॉस्पिटल की बुराई क्यों करेगा? तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ती है ऐसा व्यक्ति जो फेस किया हो ये सब चीज़ें, तो वो हमको बता सकता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। जी। तो यहाँ पे हमारा स्पंदन काम करता है।
तो मैम ये बताइए, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुल रहा है तो क्या ये भी कैंसर पीड़ित जो लोग होंगे उनके लिए काम करने का सोच रही है? बहुत क्या आप तक कोई उनके जो कर्मचारी लोग हैं आप तक अप्रोच किए हैं ताकि आप वहाँ जो भी कैंसर पीड़ित लोग पहुँचे उनसे आप काउंसलिंग कर सको? देखिए, जब आप अच्छा काम करते हैं ना तो कौन संपर्क किया है उसमें हम लोग नहीं जाते, वो खुले और हम पहुंचेंगे। हमको संपर्क मतलब करना खुद से जाने है, की बात कर रही हैं आप। हमको जाना जी, ही है, करना ही है, क्योंकि जो वहां आएंगे ना वो हॉस्पिटल को बाद में जानेंगे, पहले हमको जानेंगे। मैम तो क्या ये बोला जा सकता है कि कैंसर जो है क्योरेबल है? क्योंकि जिस तरीके की तमाम जो भी आप अफवाह बोलिए या सच्चाई बोलिए कि कैंसर घातक रोग है और इसको क्योर करना 100% तो अभी नहीं बोल सकते, लेकिन क्या क्योरेबल है, इसकी परसेंटेज में क्या इजाफा हुआ है, या अभी तक ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं कुछ ही चांसेस होते हैं जहां पेशेंट्स सरवाइव करते हैं? जी देखिए, परसेंट पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन क्योरेबल है, काफ़ी हद तक क्योरेबल है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है डायग्नोस। आप जल्दी पकड़ें तब आप सफल होंगे। गलत जगह ना जाएं, आयुर्वेद पे ना जाएं, पहले मेडिकल में आएं, अपना ट्रीटमेंट पूरा करें और जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि शरीर में यदि कोई चीज़ इरिटेट कर रही है तो उसको ज़रूर हमको डॉक्टर को दिखाना है कि ये क्या है। चाहे वो खांसी हो लंबे समय से, कोई भी बीमारी, कोई भी प्रॉब्लम 15 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन यदि वो उससे ज़्यादा समय ले रही है, कहीं कोई गठान, कोई डिस्चार्ज है, शरीर में कोई परिवर्तन है, अंग में कोई परिवर्तन है, किसी भी तरीके की छाला है, तो ये सब चीज़ें यदि हम समय से देख लें और उसको चेकअप करा लें, क्योंकि चेकअप कराने से हमको ये पता चल जाएगा कि अभी हम इस बीमारी से अछूते हैं। तो ये भी एक तरह का सेलिब्रेशन है। मैम बहुतों को मान लीजिए मुंह में एक छाला होता है और वो माउथ कैंसर का भी रूप लेता है। अगर मान लीजिए किसी को है भी नहीं तो वो भी खामखा घबरा जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको एक फोड़ा हुआ मुंह में, छाला हुआ मुंह में, और वो घबरा गए कि क्योंकि उनके अगल बगल में किसी को ऐसे कैंसर हुआ है। तो क्या एक डिफरेंस होगा, क्या अंतर होता है जब हम जान सकते हैं कि हाँ यहाँ पर ये सच में कैंसर का रूप ले रहा है, यहाँ ये सिर्फ मामूली एक छाला है? इन सब के लिए सबसे अच्छी चीज़ है हेल्थ चेकअप। 40+ के बाद हमको हेल्थ चेकअप लेना ही चाहिए, हर साल लेना चाहिए। डॉक्टर का कहना है आप हर साल आइए और हेल्थ चेकअप लीजिए, क्योंकि कई चीज़ें हमको बिना ब्लड के नहीं, और वो भी ब्लड में तब पता चलेगी जब वो ब्लड में आने लायक होंगी। तो हम उतना बढ़ने के बाद ही टेस्ट में आएगा, तो टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमको क्या है। तो अपनी किसी भी प्रॉब्लम से, किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें, और कम से कम एक नियम बना लें कि हम अपने बर्थडे में हेल्थ चेकअप ले लेंगे या हम एनिवर्सरी में अपने हेल्थ चेकअप लेंगे। तो हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप कराते रहते हैं तो सालों साल आप निश्चिंत जीवन जी सकते हैं। जी मैम, ये तो तमाम बातें थी जो कैंसर को लेके थी। अभी और आपका इन फ्यूचर भविष्य में क्या प्लान्स हैं? अभी आप क्या करने का सोच रही हैं, इस पे थोड़ा दर्शकों को बताएं, क्योंकि आप इतने उम्र दराज हैं, 53 वर्ष के लगभग आप हो चुकी हैं और अभी आप रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऑफ स्टेज मुझे पता चला, अभी हमारी टीम को ही पता चला कि आप सोशल वर्क में पीएचडी भी कर रही हैं और हाल फिलहाल में आपका पीएचडी में केंद्रीय विश्वविद्यालय में सिलेक्शन भी हुआ है। उसके लिए बहुत बहुत बधाई मैम आपको। लेकिन इतने उम्र में जब होता है, हम कोई भी इतने उम्र में पहुँचते हैं लोग, तो वो थम जाते हैं, रुकने का नाम लेता है कि नहीं अब आराम भरी ज़िंदगी जीना है। लेकिन इस समय भी आप एक संघर्ष को अपने गले से लगा के रखे हो कि नहीं हमको संघर्ष करते रहना है। तो क्या आगे का क्या आपका प्लान है मैम? यही तो स्पंदन है, क्योंकि सांस है तो सब कुछ है। देखिए 90 और 95 के भी पेशेंट हमारे पास हैं जो उसके लिए भी संघर्ष कर रहे हैं कि हमको जीना भी है, स्वस्थ होना है। तो जब वो हमारे सामने इतना बड़ा उदाहरण पेश कर सकते हैं कि हमको जीना है, तो अभी तो मैं 53 हूँ, आप कैसे बोल दिए कि मैं बहुत एजेड हूँ? जी मैम, लेकिन अभी इस वक्त भी, इस उम्र में भी आपसे बहुत छोटे लोग भी देखने को मिलेंगे जो थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कि नहीं अब हमारा उम्र हो गया बैठने का, अब हमारा उम्र हो गया आराम करने का, हमारे जो बच्चे होंगे वो कमा के खिलाएंगे। ऐसे उम्र में आप एक मिसाल बन गई हैं कि आप इस उम्र में पढ़ाई भी कर रही हैं, साथ में स्पंदन का काम भी चला रही हैं, एक एनजीओ को देख रही हैं, काउंसलिंग भी कर रही हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल है, चाहे वो शहरवासियों के लिए हो, चाहे वो देश के लोगों के लिए हो। तो मैम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें लाइफ में। आप ऐसे ही संघर्ष, जिस तरीके से आपने संघर्ष को गले लगाया है, उससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हम आशा करते हैं कि और आप और आगे बढ़े और लोगों को सिखाते रहें। मैम हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप? कैंसर सिर्फ नाम डरावना है, इससे डरे नहीं, अपने आप को देखें, शरीर में किसी भी परिवर्तन को पहचान कर तुरंत उसका इलाज शुरू करें, क्योंकि आप हैं तो पूरा संसार है।
तो दर्शकों, ये थी आराधना त्रिपाठी, जिन्होंने वह संघर्ष किया जो हर किसी के बस का नहीं। शायद इसी वजह से वह एक विजेता बनकर उभरी हैं। लेकिन उनकी जीत तो हर दिन तय होती है, उस वक्त तय होती है जब वह किसी और कैंसर सर्वाइवर को मौत के दरवाजे से जिंदगी की दहलीज तक खींच लाने में कामयाब होती है। ऐसी शख्सियतों से मुलाकातों का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।